Let's come towards one of my favorite topic, that is the Vickers diagram. Oh my God, sir, that is very interesting. भाई ये जो विगर्स डायग्राम है ना, ये बहुत अच्छी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, विगर्स डायग्राम। और इस डायग्राम से बच्चे इतने ज्यादा डरते हैं कि पता नहीं सर इसके अंदर क्या है, लेकिन ये है बड़ी सिंपल सी डायग्राम। इस पूरी का नाम है विगर्स डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर आपको वॉल्यूम के अंदर क्या क्या चेंज आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपके प्रेशर के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली इस पूरे डायग्राम को बनाया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं ना इसमें क्या क्या चेंजेस है, ये जो सबसे नीचे वाली है, ये आपके पास जो राइट एट्रियम का प्रेशर है ना, ये राइट एट्रियम का प्रेशर बताती है। जो सब ये वाली ऊपर वाली नंबर वन आपको बताती है राइट एट्रियल प्रेशर। नंबर टू बताती है मोस्टली हमें कार्डिक फंक्शनिंग। इसीलिए आपको कार्डिक फंक्शनिंग बताती है ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल कितना कॉन्टैक्ट कर रहा है हमारे पास, कितनी जोर से कर रहा है हमारे पास, लेफ्ट एट्रियम कितना कॉन्टैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नीचे वाली जो ईसीजी है ना, ये ज्यादातर आपको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि भाई वो कॉन्टैक्ट प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये जो ऊपर आपके पास आपको जीवीपी नजर आ रही है ना, जोगुलर वीनस पल्स इसको कहा जाता है, जिसमें ए सी एक्स और बी वाई आपको नजर आ रहा है। अभी मैं इसको एक एक करके इंशाल्लाह आगे डिफाइन भी करेंगे इनका क्या मतलब होता है। लेकिन अभी तक आपने याद रखना, ये आपको राइट एट्रियल प्रेशर की इंफॉर्मेशन देती है कि आपके राइट एट्रियल में प्रेशर ज्यादा है, कम है। अगर ये नीचे की तरफ होगी वहां पर प्रेशर कम होगा, अगर ये ऊपर की तरफ होगी ये वाली डायग्राम, तो उसका मतलब वहां पर प्रेशर ज्यादा। जैसे बी ऊपर की तरफ है, ए ऊपर की तरफ है, सी ऊपर की तरफ है। तो सिंपल ये है कि आपको ये राइट एट्रियल प्रेशर बताती है। उन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अभी सिर्फ मैं आपको जनरल रिव्यू दे रहा हूँ, हमें एक एक को डिफाइन भी करना आगे जाके अलग अलग। नंबर थ्री पे जो आपको ये नजर आ रहा है रेड कलर का, दैट इज अ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। तो आपका वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेंट वही होता है, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये नंबर थ्री आपको बताएगा। अगर ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब है वॉल्यूम कम हो रहा है उस फीस के दौरान। अगर ये ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इससे ऊपर आते हैं सर नंबर फोर। नंबर फोर आपको बताता है सर हार्ट की जो वॉल्स होते हैं वो क्लोजिंग होने के ऊपर जो आपको साउंड सुनाई देता है। मतलब S1 कब सुनाई देती है, S2 कब सुनाई देती है, S3 कब सुनाई देती है, S4 कब आपको सुनाई देती है। ठीक है, ये हार्ट साउंड है। सबसे ऊपर आते हैं दैट इज द प्रेशर्स, एंड दीज प्रेशर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं नंबर देता होता हूँ, नंबर फाइव है, नंबर सिक्स इसको दे लेते हैं। ये नंबर फाइव है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर है। और ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, ये है अयोटिक प्रेशर। मतलब अयोटा में कितना प्रेशर होता है, अयोटिक प्रेशर। उसके अलावा आपको ये जो नीचे ग्रीन कलर की नजर आ रही है, नंबर फाइव सिक्स सेवन, ये आपको एट्रियल प्रेशर्स बताती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो मतलब कि बहुत सा ना मैसी सा सीन हो गया, इसमें तो हमें किसी चीज की समझ भी नहीं आई। समझ आपको आएगी डॉक्टर साहब। हम आते हैं जरा नीचे की तरफ। क्या इस डायग्राम से चले, इस डायग्राम से पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो आपको यहाँ पे सब, क्योंकि इधर ना हर चीज लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि हमारा पॉइंट वन क्या था, मिट्रल वाल ओपन। यहाँ पर क्या था, नंबर वन मिट्रल वाल ओपन था। लेकिन यहाँ पर नंबर वन आपने याद रखना जब मिट्रल वाल क्लोज हो रहा है। ये जो मैं पहली डायग्राम बनाऊंगा, ये पहली डायग्राम के अंदर हम सिर्फ प्रेशर को, वी विल ओनली अंडरस्टैंड द प्रेशर चेंजेस इन to your left ventricle, into your left atrium and into your aorta। तीन चीजों के अंदर जो प्रेशर चेंजेस होती हैं, मतलब अगर ये डायग्राम ऊपर की तरफ जा रही है, ये अगर लूप है ऊपर की तरफ जा, देखो ना ये जीरो लिखा हुआ है, जीरो से 20 40 60 80 100 एंड 120। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि ये अगर जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जाएगी तो वहां पर प्रेशर होगा इंक्रीज, उस एरिया के अंदर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये लाइन आती है नीचे, वो चाहे वो ये डॉटेड ग्रीन लाइन है, चाहे वो आपके पास ये लाइट पिंक लाइन है, या जो आपके पास रेड लाइन है, अगर ऊपर की तरफ जाएंगी इसका मतलब वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा। चाहे वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, चाहे वो आपका आयोटा है, चाहे वो आपके पास लेफ्ट एट्रियम है, इन सबके अलग अलग लाइन्स हैं। लेकिन ऊपर जाने का मतलब है प्रेशर इंक्रीज। अगर ये डाउन साइड की तरफ आ रही होंगी तो आपके आपने समझना कि सर प्रेशर होगा डिक्रीज। कहां पर होगा, एक एक चीज अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ओनली स्टडी करेंगे आपके प्रेशर्स को। ठीक है जी। लेकिन प्रेशर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास मुझे आपने ये एक चीज बता दें बस, प्रेशर कब इंक्रीज होता था जी डॉक्टर साहब।
प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में कब इंक्रीज होता है, जल्दी जल्दी बताए। जब मिट्रल वाल्व ओपन होता है, जब अयोटिक वाल्व ओपन होता है, या जब मिट्रल वाल्व क्लोज होता है, या अयोटिक वाल्व क्लोज होता है। ये जब दोनों आपके वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल जब में कब मेटल प्रेशर वाल इंक्रीज? दोनों वॉल्स जब सर जी जी क्लोज होंगे बताए। तब भी तब ये जो है ना प्रेशर जनरेट होता है। वेरी गुड। जैसे कि डॉक्टर सज्जाद ने हमारे साथ अपना ब्रिलियंट नॉलेज शेयर किया है, वो कह रहे हैं कि सर आप कल से एक ही तो बात बताई जा रही कि नंबर 2 पे मिट्रल वाल्व क्लोज होगा, उसके क्लोज होने के बाद क्या होता है, वहां पर प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है। तो बच्चे ये जो नंबर 1 आपको सर जी नजर आ रहा ये है ना यहाँ थोड़ा पर, सा गलत ये नहीं मैंने, बता दिया आपने। जी आपने सर कहा था बताएं कि क्या सर। नंबर 2 पॉइंट पे दोनों वॉल क्लोज होते हैं और नो चेंज इन वॉल्यूम एंड नो चेंज इन प्रेशर, जिसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे। मेरे भाई हमने कहा था, ये देखें यहाँ पर मैंने प्रेशर का आपको फार्मूला भी लिखवाया था, इधर ही मैंने लिखा था कि सर सर आइसो वॉल्यूम में वॉल्यूम का चेंज नहीं मतलब है होगा, प्रेशर चेंज होगा उसमें। प्रेशर में चेंज होगा, ये मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी था कि मतलब जब आइसो वॉल्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, आइसो वॉल्यूमेटिक रिलैक्सेशन होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये दो लाइनें मैंने ऊपर आपको लिखवा के आया हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि मोस्टली स्टूडेंट यही गलत ओके ओके करते हैं सर। कि वो क्या, जी जी, वो यही समझते हैं कि आइसो का मतलब है वॉल्यूम भी सेम है प्रेशर भी सेम है। बच्चे नहीं, वॉल्यूम सेम है, आइसो वॉल्यूम है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो चेंज होता है। और वो वॉल्यूम को सेम रखने का मकसद ये होता है कि हमारा जो प्रेशर है वो वैरी करे। आइसोवॉल्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्शन में ओके सर। वो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होता है, आइसोवॉल्यूमेटिक रिलैक्सेशन में वही प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। और डॉक्टर साहब अभी हमने सिर्फ प्रेशर को डिस्कस करना है, वॉल्यूम के लिए हम नीचे की तरफ ओके जाएंगे, जो सर। प्रेशर के अंदर चेंज आती है ना वो हमने देखना है। और प्रेशर में कब चेंज आएगी, जब आपका मिट्रल वाल्व क्या होता है, क्लोज। देखें, ये मैंने जो डॉटेड लाइन यहाँ पर लाई, इसके ऊपर क्या होता है सर, मिट्रल वाल्व क्लोज है। जब मिट्रल वाल्व क्लोज होगा, अब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की स्पेसिफिकली हम बात करें, अब इसमें जो प्रेशर है वो क्या इंक्रीज होना शुरू हो गया है। वो हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर है ये लेफ्ट वेंट्रिकल का इंक्रीज होना शुरू हो गया है। क्यों सर, हमने इतना इंक्रीज करना है ताकि अयोटिक वॉल से इसका प्रेशर ज्यादा हो जाए और अयोटिक वॉल आपका ओपन हो जाए, समझ। और फिर मैंने आपको बात ये भी की थी कि जब 80 के अराउंड हम पहुंचते हैं तो आपका अयोटिक वॉल ओपन होना शुरू हो जाता है। अब ये लाइन हमें ये भी तो बता दी ना कि जैसे ही आपका प्रेशर 80 के अराउंड जाता है तो दूसरी जो अयोटिक वॉल है, यहाँ पर देख लो, अयोटिक वॉल ओपन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इस दौरान आपका ये जो प्रेशर वो 80 पे नहीं रहता लेफ्ट वेंट्रिकल, इट स्टार्टेड टू इंक्रीज। और ये कहां तक जाता है देखो, ये आपके पास 120 से भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब कि जो नीचे वाली अयोटा, बस अयोटा का प्रेशर है ना ये उससे इंक्रीज होता जा रहा है। तो पहले हमारे पास ये प्रेशर क्या होगा सर, अयोटिक वॉल ओपन, ये प्रेशर स्टिल क्या होता जा रहा है, ये प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। अब जैसे ही हमारे पास आपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फेंक लिया अयोटा के अंदर, तो उस दौरान आपके पास जो प्रेशर है अब ये डिक्रीज होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि अब आपने वॉल्यूम बाहर फेंक दिया। तो फिर हमारा जो प्रेशर है ये यहाँ पर आके, जब अयोटिक वाल्व क्या है सर, क्लोज, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास ये वॉल्यूम अब, सॉरी, जो प्रेशर है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। और ये इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है कि आपके लेफ्ट एट्रियम से भी इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का। अराउंड कितना सर? क्या हुआ हमारे पास है, फिर कितना, मैं कह रहा हूँ अराउंड कितना डिक्रीज होगा तो मिट्रल वेल्व ओपन होगी? यार देखिए मिट्रल वाल्व का जो प्रेशर, मतलब कि इवन तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर बताया जाता है ना वो जीरो भी बताया जाता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर वो जीरो से भी ड्रॉप हो जाता है। और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर मतलब कि कुछ 5 मिलीमीटर मरकरी लिखती है, कुछ इसको 10 मिलीमीटर मरकरी लिखती है, कि लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर होता है वो 5 से 10 या 12 के इतने इसके अराउंड होता है। तो लेफ्ट ठीक। वेंट्रिकल का प्रेशर इवन तो जीरो के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर अगर लाइन देखो ना तो ये जीरो है, और ये जीरो से इसका प्रेशर सर यहाँ पर देखो ड्रॉप हो रहा है। तो जब सर इतना लेफ्ट प्रेशर ड्रॉप हो वेंट्रिकल जाएगा, का जी लेफ्ट जी वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट एट्रियम से भी कम हो जाएगा। मैडम, इसका प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिक एट्रियम से कम होगा तभी आपके लेफ्ट एट्रियम से तो ब्लड आएगा ना। अब आप मुझे खुद बताना डॉक्टर साहब, यस आपने सर, मुझे बताना है, यस सर, अगर आपके गॉट इट। लेफ्ट, जी जी एक मिनट, अगर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा रहे, क्या आपके लेफ्ट एट्रियम से इसमें ब्लड आ सकता है? ना सर, वो उसको टोटल कर देगा, बाहर कर नहीं पाएगा और उसमें ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा होगा।
हाई प्रेशर से लो आने के लिए जरूरी है कि एग्जैक्टली लेफ्ट तो वेंट्रिकल भी इसीलिए प्रेशर कम। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर हम इतना ड्रॉप कर, जी जी, आपके लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर से ज्यादा डिक्रीज हो जाए। फिर जब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारे पास मिट्रल वाल्व ओपन होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। और ये मुझे पता था कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर मतलब लेफ्ट एट्रियम से कम हो जाता है? तो बच्चे कम होता है, अगर कम होगा तभी तो लेफ्ट एट्रियम से इसके अंदर प्रेशर मतलब ब्लड आएगा ना। आप अगर मेरे पास देखें, अगर एक चीज से आपने जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, आपको पता है हमेशा जो वाटर का फ्लो है, जो आपके पास ब्लड का फ्लो होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भाई इंक्रीज रहेगा लेफ्ट एट्रियम से, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। तो इसलिए ये इतना ज्यादा ड्रॉप हो जाता है कि आपके लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इससे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज, अब यहाँ पर देखो मिट्रल वाल्व ओपन लिखा हुआ ना, ये देखो मिट्रल वाल्व ओपन कब होगा? मिट्रल वाल्व उस टाइम पर ओपन होगा जब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर से डिक्रीज हो जाए। वाल्व ओपन होगा जब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं साथ साथ लिखता भी रहता हूँ, नंबर वन कि मिट्रल वाल्व कब ओपन होता है। चलिए हम अभी इसकी कंफ्यूजन जब आप लिख लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। मिट्रल वाल्व कब ओपन होता है सर? जब हमारे पास जो प्रेशर होता है, ये है लेफ्ट, ये है पास लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से इंक्रीज होता है तो तब ऊपर से ब्लड क्या करता है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। ठीक है, ये इसकी हमने डायग्राम भी बना लिया ताकि किसी किस्म की बच्चे की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यही तो प्रेशर, इसीलिए तो हम सिर्फ अभी प्रेशर को पढ़ रहे हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, मिट्रल वाल्व क्लोज हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो इतना इंक्रीज हुआ कि अयोटिक वॉल से भी हमने उसका प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करवा दिया। जब अयोटिक वॉल से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, अयोटिक वॉल ओपन रहता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का देखो प्रेशर स्टिल इंक्रीज होता जा रहा है, वो 120 के ऊपर जाएगा। 120 के बाद जब आप लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा ब्लड लेफ्ट अयोटा में डाल देते हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम रह जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अयोटिक वॉल्व ये क्लोज हो गया। जब अयोटिक वॉल्व क्लोज होगा और उस टाइम पे मिट्रल वाल्व भी क्लोज है, तो यहां पर आपके पास शार्प डिक्रीज इन प्रेशर आता है। देखो 100 से ये कितना जीरो के बराबर आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर। और जीरो के बराबर ये क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई हमने इसको इतना कम करना है ताकि लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर से ये कम हो जाए। जब लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर से कम होगा तो ऊपर से प्रेशर लगेगा मिट्रल वाल्व के ऊपर, तो आपका मिट्रल वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इस पूरे डायग्राम के अंदर आपने याद रखने हैं 4 पॉइंट्स। मैं ये डायग्राम नीचे भी ड्रॉ करता हूं। हमने पॉइंट सर याद रखने हैं 4 पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले जब आपके पास मिट्रल वाल्व क्लोज होगा, पॉइंट वन इज द व्हेन देयर इज क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वाल्व, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, ये चीज आपको कंफ्यूज करती है। इसके मैं आपको बड़ा मजे का एक निमोनिक भी लिखवाऊंगा। वैसे यहाँ पर होता है मिट्रल वाल्व क्लोज, और ऊपर मिट्रल वाल्व ओपन होता है, क्योंकि वहां पर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, यहाँ पर हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर की बात है, उस टाइम प्रेशर इंक्रीज होता है जब आपके पास वॉल्व क्लोज होता है। मिट्रल वाल्व सर क्लोज हुआ, उसके बाद ये आपके पास इसका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू किया। जब ये हमारे पास प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाए कि आपके अयोटा से भी ये प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ये रेड से ड्रा कर रहा हूँ, ये आपके है अयोटा। अयोटा के अंदर जो प्रेशर है वो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अयोटा से ज्यादा होगा तो इस पॉइंट के ऊपर जो अयोटिक वॉल है वो भी क्या हो जाता है, ओपन। यहाँ पर अयोटिक वॉल ओपन होता है, इसको मैं कहता हूँ नंबर 2। ठीक है, जब आपने ब्लड बाहर फेंक लिया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जब इसका प्रेशर कम होता है कितना, जब अयोटा से इसका प्रेशर कम होता है ना, यहाँ पर नंबर 3 के ऊपर, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अयोटा से कम होता है, यहाँ पर आपका अयोटिक वाल्व क्लोज है, और इसका प्रेशर जब क्या हो जाता है, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो अयोटिक वाल्व क्लोज हो जाता है। जब अयोटिक वाल्व क्लोज है, यहाँ पर इस पॉइंट पे अयोटिक वाल्व भी क्लोज है, और नंबर 1 पे देखो मिट्रल वाल्व भी क्लोज है। जब दोनों वॉल क्लोज होंगे तो देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द प्रेशर। जितना सर हमारे पास इस प्रेशर के अंदर शार्प डिक्रीज आएगा। जब शार्प डिक्रीज कितना आ जाएगा सर, इतना डिक्रीज हो जाए कि आपके पास जो मिट्रल वाल्व का प्रेशर है ना, ये उससे भी कम हो जाए। ये मेरे पास मिट्रल वाल्व का भी, चलिए यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं।
ये जो मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है ये मिट्रल वाल्व का है। ये देखें यहाँ पर, अब ये देखो डॉक्टर साहब, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट एटीएम से कम हो जाएगा तो यहाँ पर मिट्रल वाल्व क्या होता है, ओपन। नंबर 4 के ऊपर मिट्रल वाल्व आपका ओपन हो जाता है। जब मिट्रल वाल्व ओपन होगा दोबारा फिर लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर वॉल्यूम आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम आएगा उस टाइम हमारे पास ज्यादा वॉल्यूम जाएगा। जब वॉल्यूम ज्यादा आएगा फिर दोबारा मीटर वाल्व क्लोज होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, तो दोबारा फिर ये साइकिल चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक सिंपल सा निमोनिक रखते हैं, उसको हम कहते हैं कोकोमैम। ये निमोनिक आपने नहीं भूलना, कोकोमैम। ये जो कोकोमैम है ना भाई, ये आपके इस मसले को बहुत इजीली हल कर देगी। कैसे सर? देखें जी, एम है, एम का मतलब है मिट्रल वाल्व, सी का मतलब है क्लोज। तो यहाँ पर नंबर 1 पे मिट्रल वाल्व आपका क्या होता है, क्लोज। ए पे क्या होता है सर, यहाँ पर देख लो नंबर 2 पे आयोटिक वाल्व आपका होता है ओपन, तो ये नंबर 2 है। नंबर 3 पे क्या हो रहा है, आयोटिक वाल्व क्लोज, तो नंबर 3 पे आपका देख लो आयोटिक वाल्व आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। नंबर 4 पे क्या हो गया सर, नंबर 4 पे मिट्रल वाल्व ओपन हो जाता है। तो ये हमें इस निमोनिक से भी पता चल जाता है। तो सिर्फ प्रेशर की जस्टिफिकेशन करके हमने 4 चीजें सीखी हैं। मिट्रल वाल्व क्लोज कहां पर हो रहा है, आयोटिक वाल्व कहां पर ओपन हो रहा है, आयोटिक वाल्व कहां पर क्लोज हो रहा है, मिट्रल वाल्व आपका कहां पर क्लोज हो रहा है। सिर्फ एक सिंपल सी अगर बात आप याद रखोगे ना, कि आपके पास वाल्व उस टाइम पे क्लोज होता है जिस टाइम उससे ओरिएंटेड साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। देखिए जैसे आयोटिक वाल्व कब क्लोज होगा, जब आयोटा के अंदर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। मिट्रल वाल्व कब क्लोज होगा, जब आपके पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये ओपन कब होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन इतनी ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोको मैम को याद रखो। एम से मिट्रल वाल्व क्लोज होगा, फिर एयोटिक वाल्व ओपन होगा, फिर एयोटिक वाल्व क्लोज होगा, फिर मिट्रल वाल्व ओपन होगा। दीज आर 4 पॉइंट्स जो आपने याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर, इस वॉल्व की चेंजेस के दौरान हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर हमें मतलब के हार्ट साउंड सुनाई देती है, किस पॉइंट के ऊपर आपको हार्ट साउंड सुनाई देती है। देखिए जी, S1 मुझे आप खुद बता दो, S1 आपको कब सुनाई देती है, डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी बता दें, S1 आपको कब सुनाई देती मिट्रल है, वाल्व S1 हार्ट क्लोज है। साउंड आप, मिट्रल वाल्व जब क्लोज होता है। सर ओके जी, एयोटिक वाल्व जैसे जब डॉक्टर क्लोज बताने होता है का सर, तब जब और मिट्रल वाल, मिट्रल वाल और जब ट्राइकस्पिड वाल, डॉक्टर साहब मिट्रल वाल 0.2 पे सर। प्लस, हाँ जी, ट्राइकस्पिड वॉल, जब ये दोनों वाल आपके क्लोज होते हैं ना तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, S1 हार्ट साउंड सुनाई देता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये जो आपने इतना ज्यादा ये डायग्राम बनाई हुई है प्रेशर की, आप सिर्फ इतना बता दो कि इसकी कौन सी फेज के दौरान हमें S1 साउंड सुनाई देती है, तो आपको पता है, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपको पता है कि सर जब मीटर वाल क्लोज होता है मतलब ये वाला जो ड्यूरेशन है ना, ये वाला, इस ड्यूरेशन के दौरान मुझे मीटर S1 हार्ट साउंड सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर मीटर वाल क्लोज हो रहा है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि क्लोजिंग याद रखनी है, क्योंकि पता क्या होता है एग्जाम के अंदर उन्होंने ये डायग्राम दी होती है और मतलब वहां पर साथ में आप H1 या H2 हार्ट साउंड, और वहां पर आपको S1 हार्ट साउंड सुनाएंगे और इधर से इसके ऊपर टिक लगा देंगे, भाई बताओ S1 कौन सी फेज में सुनाई देती है। तो हमने ये जो मैंने आपको ब्लू सा कलर यहाँ पर ड्रा कर दिया ना, इस फेज के दौरान आपको S1 हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है जी, और इसी फेज को हम देखें, अब आजू आपको पता है जब मीटर वाल क्लोज होता है, देखो डॉक्टर साहब ये जो ये .2 वाला है, यहाँ पर आपका जो मीटर वाल है वो क्लोज है और अयोटिक वाला अभी तक ओपन नहीं हुआ था। इसी फेज को हम क्या कह रहे थे, इसी फेज को तुम आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कह रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब ये जो ब्लू वाली हमने ड्रा की है, यही आपकी वो फेज है जिस फेज को हम क्या कहते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इस फेज को हम आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमारे पास डिस्कस होगी, हमें मीटर वाल क्लोजिंग का पता चल गया कहां पर होती है, हमें S1 हार्ट साउंड का पता चल गया किस फेज के दौरान सुनाई देगी और किस पॉइंट के ऊपर सुनाई देगी, और हमें पता चल गया आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज कौन सी है। तो जो मैंने ब्लू से ड्रा किया ये आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज है, क्योंकि इस दौरान हमारे पास मीटर वाल्व क्लोज होता है
और आयोटिक वाल्व ओपनिंग की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ, ये वाली फेज। इस फेज में क्या होता है सर, आयोटिक वाल्व आपका क्लोज होता है। तो जब आयोटिक वाल्व क्लोज होगा तो कौन सी साउंड सुनाई देगी सर, S2 हार्ट साउंड। तो आयोटिक क्लोज है प्लस हमारे पास पल्मोनरी क्लोज है। पल्मोनरी तो क्लोज जब है। ये दोनों क्लोज होंगे, जी जी सेमी लूनर वॉल्स हमारे पास दोनों क्लोज होंगे, तो आपको S2 हार्ट साउंड सुनाई देगी। और जब आयोटिक वाल्व आपका क्लोज होता है तो उस दौरान हमें कौन सी हार्ट साउंड सुनाई दे, सॉरी वो कौन सी फेज होती है, ये बात, ये जो हमें दरमियान में ये फेज नजर आ रही है ना, इस फेज को हम क्या कह रहे हैं सर, दैट इज कॉल्ड द आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ऐसी फेज जिसमें आयोटिक वाल्व क्लोज होता है और मिट्रल वाल्व ओपनिंग की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ओपन होता है, ओपनिंग की तरफ वो जा रहा होता है। S1 हो गया सर, S2 हो गया। लेकिन सर यहां से पंगा थोड़ा सा स्टार्ट होता है, क्योंकि S1 और S2 का तो सबको पता होता है, बात आती है S3 और S4 के ऊपर। तो सर S3 और S4 हमें कब सुनाई देगी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं आपको उसके लिए सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखिए, आपने ना इस तरह ड्रॉ करना है, ये हमें सुनाई देगी है S1 साउंड, ठीक है। उसके बाद हमें सुनाई देगी है S2 साउंड, इसके ऊपर आपने लिख लेना है, चलिए मैं रेड से लिख लेता हूँ। S1 आपको हार्ट साउंड सुनाई देती है, फिर आपको S2 हार्ट साउंड सुनाई देती है। बच्चे जो S3 हार्ट साउंड होती है ना, वो आपको सुनाई देती है आफ्टर S2। यहाँ पर थोड़ी सी इंटेंसिटी की आपको S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है। वेरी गुड डॉक्टर उसामा। डॉक्टर उसामा अपना ब्रिलियंट नॉलेज शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर ये जो S3 हार्ट साउंड होती है, ये हमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सुनाई देती है। वेरी गुड डॉक्टर। और अब मुझे आप भी बताएंगे, हमें फिजियोलॉजिकल भी तो ये सुनाई देती है। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जहां पर आपको S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है। हाँ जी, एनीवन, विच आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन during which you can hear the S3 heart sound? पैथोलॉजिकली फिजियोलॉजी की बात करें, वेरी गुड डॉक्टर सर का प्रेगनेंसी, के सर प्रेगनेंसी के दौरान हमें S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है। और वही डॉक्टर उसामा वाली बात को हम जस्टिफाई करते हैं कि उसमें आपके पास वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा सा एरिया भी ज्यादा हो जाता है। फिर डॉक्टर माहम और बुखारी साहब ने बताया कि सर एक्सरसाइज में भी हमें सुनाई देती है। S3 हार्ट साउंड हमें फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज में भी सुनाई देती है। एंड फिर डॉक्टर जुरेज ने कहा सर आई एम हियर, सर बच्चों में भी सुनाई देती है। वेरी गुड। डॉक्टर आबिद ने भी कहा कि सर चिल्ड्रंस, बच्चों में भी हमें ये हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, अब देखिए सर जो नेक्स्ट चीज आती है, वाई देर इज द क्रिएशन ऑफ S3 हार्ट साउंड, ये सुनाई क्यों देती सर, आपने बता दिया। S1 मिट्रल वाल्व जब क्लोज होगा S1 होगी, आयोटिक वाल्व जब क्लोज होगा S2 होगी। तो सर S3 साउंड कब सुनाई देगी, हाँ जी, एनी सर प्रीवियस डॉक्टर। जो हार्ट फेलियर की वजह से, वाई, हार्ट फेलियर और मेट्रल रिगर्जिटेशन। डॉक्टर साहब क्रिएट ऐसा मतलब वहां पर क्या होता है कि जिसकी वजह से, देखो मिट्रल वाल्व क्लोज हुआ ना, इस तरह आपको हार्ट साउंड सुनाई दे देती है, लेकिन हार्ट फेलियर के अंदर आपको सुनाई तो ये देती है, यू आर राइट, लेकिन क्यों, ऐसा क्या वहां पर चेंज आती है जिसकी वजह से ये सुनाई देती है। सर मेट्रल रिगर्जिटेशन, क्योंकि वो जो बाइकस्पिड वेव्स है ना, वो प्रॉपर क्लोज नहीं होते, तो इस वजह से हमें फिर जो ये सुनाई देती है S3 साउंड। डॉक्टर साहब आपने मेरी बात पे थोड़ा सा फोकस करना है। डॉक्टर सज्जाद आपने अब ओपन रहना, थोड़ा सा एक्टिव हो। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा वॉल्यूम होता है या कम होता है। सर कम होता है हार्ट वॉल्यूम। फेलियर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, भाई हार्ट वॉल्यूम के अंदर ज्यादा ज्या, वॉल्यूम ज्यादा होगा, होगा हार्ट सर, हार्ट ज्यादा फेल है होगा ना, हार्ट फेल का वॉल्यूम। मतलब वो यस, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसके नहीं अंदर क्या करेगा है, सर। वॉल्यूम ज्यादा। जब उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, तो उसका साइज भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है, साइज उसका हो गया इंक्रीज। डॉक्टर उस्तामा ने अभी ऊपर बताया कि सर वो डायलेट हो जाता है। जब ये डॉक्टर साहब डायलेट होता है ना, तो ऊपर से मैं लेफ्ट एट्रियम से रैपिड फीलिंग होती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की, मतलब ऊपर से बड़ी स्पीड से ब्लड इसके अंदर गिरता है, क्योंकि डायलेट है, क्योंकि ये डायलेट है। ऊपर से ब्लड जब गिरता है तो वो जब इसकी वॉल्स के साथ टकराता है ना, तो इट कैन क्रिएट्स द S3 हार्ट साउंड। क्या साउंड सर हुआ, इट मीन्स डायलेट हुआ सर। डायलेट की वजह से सर ये जो इंट्राल्यूमिनल टर्बुलेंस क्रिएट होती है ना, ऊपर से रैपिड फीलिंग की वजह से, तब आपको S3 हार्ट साउंड सुनाई देता है। एक्सरसाइज के अंदर आप देखो अगर,
तो एक्सरसाइज में क्या होता है, बंदा बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, जोर से ब्लड को बाहर फेंक रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है, ऊपर से लेफ्ट एट्रियम से बड़ी स्पीड के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गिरता है, और जब उसकी बॉल्स के साथ टकराता है एंड क्रिएट्स एस3 हार्ट। चाइल्ड के अंदर भी ऐसे होता है सर, सर चाइल्ड के अंदर अगर भी जो हमारे पास। आपने बोला कि हार्ट फेलियर जो है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वो हम्म। वॉल्यूम ज्यादा है तो फिर कैसे वो जो है ना रैपिड फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स में, क्योंकि पहले ही वॉल्यूम तो ज्यादा है। सर मेरी बात सुने, वॉल्यूम की वजह से हाइपरट्रॉफी तो उसकी हो चुकी है ना। असल में ये जो हार्ट साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना, ये जब वॉल्यूम उसकी दीवारों के साथ टकराता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये तब आपको ये साउंड सुनाई देता है। सर बात क्या आप ये समझ रहे असली नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल में भी हमें सुनाई देगी? क्योंकि आपने कहा है जैसे वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन में होंगे उसमें रैपिडली ब्लड फॉल करेगा, वो तो नॉर्मल हो? बंदे में भी फॉल करता है, तो क्या मैडम असली नॉर्मल एक्सरसाइज में में, भी हमें? मैडम मेरी बात सुने, एक्सरसाइज वाले बंदे के अंदर आपको हाइपरट्रॉफी नॉर्मल नजर आती है कि नहीं आती? उस बंदे के अंदर आपको इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी नजर आती है कि नहीं आती? हमने पढ़ा हुआ कार्डियोमायोपैथी के अंदर, ये मैंने आपको पढ़ाया भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस सर जी एक्सरसाइज वाले सर पेशेंट के अंदर। असली जी पैथोलॉजिकल जी और जी जी फिजियोलॉजिकल दोनों है? जी मैडम, एथलीट्स में फिजियोलॉजिकल है, चाइल्ड्स में फिजियोलॉजिकल है, प्रेगनेंसी में ओके फिजियोलॉजिकल है। ओके सर। इसके अलावा किसी बंदे के अंदर लेट्स सपोज डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी होगी, बंदा 35 साल का है, अगर उसमें एस थ्री हार्ट साउंड सुनाई दे रही, वो पैथोलॉजिकल है ना, क्योंकि ना तो वो एक्सरसाइज कर रहा है, ना वो प्रेग्नेंट है, ना वो चाइल्ड है, तो वो इन तीनों कंडीशन से बदुल्जमा है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास पैथोलॉजिकल बन जाती है। लेकिन फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है सर, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है हमारे पास। यार मैं यहाँ पर आपको बना भी देता हूँ, दे मीटर बार है, सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस से साइज बढ़ा हुआ किस है। तरह रिलेटेड है? किसके साथ? थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस में पैथोलॉजिकल कंडीशन है। थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर आपका हार्ट, मतलब हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है। जब हार्ट रेट इंक्रीज होती है, आपका हार्ट ज्यादा काम करता है, तो वो क्या करता है, कंपनसेटरी के तौर पर उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब उसकी हाइपरट्रॉफी होती है तो उसके अंदर रैपिड फीलिंग होती है, तो ये आपको क्रिएट सुनाई देती है। ठीक है, तो एट द एंड जो आपको मेन चीज याद रखनी है, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, ये डायलेट होता है। जब ये डायलेट है, ऊपर से ब्लड आया, देखो ये टकरा रहा है कभी इसके साथ, ये कभी यहां पर टकरा रहा है, क्योंकि इसका ल्यूमन बहुत बड़ा हो चुका है। इस बंदे के अंदर ल्यूमन बहुत बड़ा हो चुका है, उस ल्यूमन के ज्यादा होने की वजह से ब्लड ऊपर से जब ये नीचे आते हैं दीवारों के साथ टकरा रहा है ना, तो एस3 हार्ट साउंड सुनाई देता है आपको। ठीक है, हार्ट फेलियर के अंदर डॉक्टर साहब देख लें, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट क्या होता है, एक तो उसमें हाइपरट्रॉफी हो चुकी होती है। अब हाइपरट्रॉफी के हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर ये उसका ये भी मतलब नहीं होता कि उसके अंदर जीरो कार्डिक मायोपैथी होती है, मतलब कार्डिक आउटपुट उसमें जीरो नहीं होती। वो कुछ ना कुछ तो जो ब्लड होता है ना, वो बाहर फेंक रहा होता है। हमने उस दिन बात की थी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ द हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वाला पेशेंट क्या है सर, उसके अंदर जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 40 से कम है। मैंने वहां पर ये तो नहीं बताया कि सर वो जीरो है। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल वैल्यू से कार्डिक आउटपुट कम होती है, जीरो कार्डिक आउटपुट नहीं होती। अब यहां से मैंने क्या किया, ब्लड को बाहर निकाला, क्योंकि मेरा जो वेंट्रिकल है वो डायलेट है, ऊपर से वॉल्यूम आएगा, फिर इसकी वॉल के साथ टकराएगा, तो ये एस3 हार्ट साउंड को क्रिएट करेगा। ठीक है जी, तो ये है थोड़ा सा इसके बारे में सीन एस3 हार्ट साउंड। लेकिन सिंपल अगर आपने याद रखना, प्रेगनेंसी सर चाइल्ड एक्सरसाइज में ये फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैसी है। एस साउंड सुनाई देगी? सर चाइल्ड के अंदर देखिए मेरी बात सुनिए, चाइल्ड के हार्ट को क्या करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। चाइल्ड के हाथ को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसके अंदर देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया, ब्लड आपके पास चला गया बाहर। अब उस बंदे के अंदर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है कम, तो आपका जो लेफ्ट एटीएम होता है उससे ज्यादा ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। आपने अगर बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट भी देखी हो ना, तो वो अगर मेरी 60 to 100 है ना, तो बच्चे के अंदर आपको 100 to 40 या 100 to 45 उसकी हार्ट रेट इतनी होती है, मतलब उसका हार्ट इस स्पीड से कॉन्टैक्ट कर रहा होता है कि जो उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है ना वो कम हो जाता है। तो हमें लेफ्ट एटीएम से ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो वो जब रैपिड फीलिंग होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारों के साथ टकराता है, इट कैन क्रिएट द फिजियोलॉजिकल एस3 हार्ट साउंड इन द चिल्ड्रन। ठीक है जी, अब आगे आते हैं कि सर ओके सर। पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन चलिए कौन सर। सी हो सकती है सर? हार्ट फेलियर सर हो सकता हमने है, जी जी मैडम। सर हमने पढ़ा कि एस डायरेक्टली। वन एस वन एस थ्री तब हमें सुनाई देगी जब वो एक्सरसाइज कर रहा होगा। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसका ना क्या कहते हैं, एक टाइम आता है कि उसका डायस्टोलिक फीलिंग टाइम कम हो जाता है।
तो जब वो हम्म। टाइम आएगा तो क्या उस टाइम पे हम S3 सुन पाएंगे कि बस ओनली S1 और S2 ही होगा उसमें? मैडम S3 हार्ट साउंड आपको सुनाई देता है एक ऐसा पेशेंट जो पिछले 7 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, उसके हार्ट की हाइपरट्रोफी हो चुकी है, और उसकी जब वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करेगा तो उसी दौरान आपको फिजियोलॉजिकल S3 हार्ट साउंड सुनाई दे जाती है। ठीक है, इट नीड्स 6 to 7 year हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज दैट कैन काज द हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब सर ये बात सर करते हैं S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। हार्ट फेलियर के अंदर आपने याद रखना कौन सा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर स्पेसिफिकली क्रिएट करता है S3 हार्ट साउंड। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर S4 हार्ट साउंड आपको कब सुनाई देगी। ये आपको S1 से पहले सुनाई देगी। ये कब सुनाई देती है सर, S1 से जो स्लाइड सा पहले टाइम होता है ना, उस दौरान आपको S4 हार्ट साउंड सुनाई देती है। 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। ठीक है, आपने सुना, आपने स्टेथोस्कोप लगाया है, आप स्कल्टेट कर रहे हो S1 S2, फिर आपको क्या सुनाई देती है, S1, सॉरी S3 हार्ट साउंड। मजे की बात आपको ये बताता हूँ, जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन, इनके अंदर जो आप ज्यादातर ऑस्कल्टेट करते हो ना, आपने देखा होगा, ये हम इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप की जो बेल वाला रीजन होता है उसके बैक से, ताकि आपको क्लियरली उसकी ऑस्कल्टेशन सुनाई दे। ठीक है, तो बेल से ज्यादातर हम ऑस्कल्टेट करते हैं, और बेल से जब ऑस्कल्टेट करेंगे बच्चे को तो S3 हार्ट साउंड सुनाई देता है। अब बात करते हैं कि सर S4 कब हार्ट साउंड सुनाई देती है, तो ये आपको S1 से पहले सुनाई देती है। S1 हार्ट साउंड से पहले आपको S4 साउंड सुनाई देती है। मुझे एक दफा बताना है, एक दफा बताओ S1 कब सुनाई देती है सर, जब मिट्रल वाल्व क्लोज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि S4 मिट्रल वाल्व के क्लोज होने से पहले सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब सर कोई ना कोई डिफॉल्टी, और S4 हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, इट्स ऑलवेज पैथोलॉजिकल, इट्स ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अगर S1 से पहले सुनाई दे रही है, इसका मतलब है ये मिट्रल वाल्व क्लोज होने से पहले सुनाई दे रही है। और अगर ये मिट्रल वाल्व क्लोज होने से पहले सुनाई देती है, तो ये हमें ज्यादातर कब सुनाई देती है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर। कहां पर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर। देखिए लेट्स सपोज, ये मेरे पास वेंट्रिकल है, ये ब्यूटीफुल इसका मिट्रल वॉल है, और इस पेशेंट के अंदर हो चुका है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड एवरीवन नो अबाउट व्हाट इज डायस्टोलिक हार्ट। ठीक है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर ये होता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाता। तो देखें, इसके अंदर जो इंट्रा ल्यूमिनल एरिया है ना, इंट्रा ल्यूमिनल एरिया, ये इंट्रा ल्यूमिनल एरिया क्या है, कम। तो ऊपर से जब लेफ्ट एट्रियम ने इसके अंदर ब्लड फेंकना होता है ना यहाँ से, वो देखता हुए यार इसमें तो एरिया कम है, तो उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, जोर से अपने अंदर प्रेशर क्रिएट करता है, और बड़ी फोर्सफुली क्या करता है, ऊपर से ब्लड फेंकता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो ये जो इसने फोर्सफुली ब्लड को फेंका है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, रीजन देख लो आप, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है। वो जितने पहले प्रेशर से फेंक रहा था उतने प्रेशर से इसके अंदर ब्लड नहीं आ रहा होगा प्रॉपरली, तो वो लेफ्ट एट्रियम जोर से, मतलब कि एट्रियल क्लिक करेगा। एट्रियल क्लिक या एट्रियल क्लिक इसको हम कहते हैं, कि जोर से ये ब्लड को नीचे फेंकेगा, और जब जोर से ब्लड को नीचे फेंकेगा ये दोबारा इसकी वॉल से टकराएगा, एंड इट कैन क्रिएट द S4 हार्ट साउंड। ठीक है, कुछ कहते हैं कि जब ये क्लिक करता है, यहां से जब ब्लड गुजर रहा होता है ना मिट्रल वॉल से, उस दौरान आपको उसकी वजह से S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है। कुछ कहते हैं कि भाई जब ये वॉल्स के साथ इसका ब्लड टकराता है, उस दौरान हार्ट साउंड S4 आपको सुनाई देता है। लेकिन मेरे ख्याल में जब यहां से एटीएल क्लिक होती है, मतलब मिट्रल एरिया से जब यहां से ब्लड गुजरता है ना, तो उसकी वजह से आपको ये पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड S4 सुनाई देती है। ठीक है जी, एटीएल क्लिक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर में सुनाई देती है, और S1 से पहले सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद मिट्रल वाल क्लोज हो जाएगा तो आपको S1 सुनाई देगी। ठीक है, दीज आर दी 4 हार्ट साउंड्स। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो मैं आपको यहाँ से भी वेरीफाई करवा देता हूँ। सर ये देखें, S3 हार्ट साउंड है, ये हमारे पास मीटर वाल को ओपन होने के बाद सुनाई दी गई है, और जो पास S4 हार्ट साउंड है ये आपको मीटर वाल के क्लोज होने से पहले सुनाई देगी, क्योंकि जब तो वो क्लोज हो जाएगा तब तो आपको S1 हार्ट साउंड सुनाई दे देगा ना। और एटीएल क्लिक, जब लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है फोर्सफुली, एक स्पीड के साथ, एक रैपिड स्पीड के साथ, तो उसकी वजह से S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है। ठीक है, फिर S1 है, और किस फेज के दौरान बच्चों, ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप देख लो कि जब हमारे पास सर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, और इस फेज के अंदर ही आपको S1 हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, और आपको पता है इसी फेज के दौरान मिट्रल वाल्व क्लोज होता है।
इसी फेज के दौरान ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है। और S2 आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इस दौरान आपके पास S2 हार्ट साउंड क्रिएट होता है। पर मैं इसलिए यार आपको कह रहा हूँ, जब क्लोजिंग हो रही होती है ना, मिट्रल वाल्व की भी क्लोजिंग, सॉरी आयोटिक वाल्व की भी क्लोजिंग और दूसरी तरफ पल्मोनी वाल्व की भी क्लोजिंग, तब आपको ये हार्ट साउंड S1 और S2 सुनाई देते हैं। ठीक है जी सर, ये भी बात क्लियर होगी हमारे पास। अगर इसकी हम यहाँ से साथ ही ना थोड़ी सी रीडिंग भी कर लेते हैं सर। S1 मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड, वो नंबर 1 में लिख देता हूँ कि सर मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तो S1 हार्ट साउंड आपको सुनाई देती है। और ये लाउडेस्ट कहां पर होती है? ये मिट्रल एरिया के अंदर, मतलब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है ना, वहां पर मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस वाले एरिया जो आपके हार्ट का एपिक्स भी है, वहां पर आपको S1 हार्ट साउंड लाउडली सुनाई देती है। ठीक है। S2 सर क्या होती है? सर S2 हमारे पास है अयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व जब क्लोज होते हैं तब आपको S2 हार्ट साउंड सुनाई देती है। और ये लाउडेस्ट कब होती है, कहां पर, किस एरिया में लाउडेस्ट सुनाई देती है हमें सर? लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। हमने कल बात की थी कि ना, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर हमें होलो सिस्टोलिक मरमर सुनाई देते हैं। लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर आपको S2 हार्ट साउंड सुनाई देती है। अगर आप किसी डॉक्टर को ऑस्कल्टेट भी करते सुना हो ना, तो वो ये 4-5 एरियाज को ऑस्कल्टेट करते हैं। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जहां पे मिट्रल वाल, उसको ऑस्कल्टेट करेगा। लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर को, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर को, हमारे पास राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस वाले एरिया को, इन 5 जगहों को हम ऑस्कल्टेट करेंगे। आगे हमारा ये टॉपिक भी है। Next, sir, S3 heart sound. S3 heart sound, sir, in early diastolic during rapid, देख लो बच्चे, rapid ventricular filling phase. Best heard at apex with patient in left lateral decubitus position. आपने उसको क्या करना है? आपने उस पेशेंट को ना लेफ्ट पोजीशन की तरफ लेटा देना। जैसे हम सोते हैं ना, हम राइट साइड की तरफ सोते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट लैटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन का मतलब होता है कि आपने उस पेशेंट को लेफ्ट साइड की तरफ लेटा देना। फिर ये आपको ज्यादा प्रोमिनेंट सुनाई देती है। उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो आपका जो हार्ट होता है ना, वो चेस्ट वॉल के करीब आ जाता है, तो आपको इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। दूसरा, जब आप लेफ्ट लैटरल डेकोबाइटस पोजीशन में जाते हो तो वीनस रिटर्न भी इंक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जो भी मरमर वगैरह हो ना, वो इस पोजीशन में ज्यादा सुनाई देते हैं। इवन दो आयोटिक रिगर्गिटेशन की वजह से जो मरमर होता है वो भी हमें लेफ्ट लेटरल डेकोबाइटस पोजीशन में ज्यादा प्रोमिनेंट सुनाई देता है। एसोसिएटेड विद इंक्रीज फीलिंग प्रेशर, वही बार बार बात करें, फीलिंग प्रेशर, तो उसकी वजह से जी फीलिंग प्रेशर, मैं भी आपको यही बात बताई थी कि जब फीलिंग होती है ना रैपिडली और उसकी वॉल्स के साथ जब ये टकराता है तो एसपी हार्ट साउंड सुनाई देता है। एसोसिएटेड कंडीशन कौन सी है सर? मिट्रल रिगर्गिटेशन है, रिगर्गिटेशन है सर, डोमिनेंट की हार्ट फेलियर है, एंड हमारे पास क्या सर? थायरोटॉक्सिकोसिस। जब S3 एंड S4, T3 और T4 ज्यादा होते हैं, हार्ट रेट ज्यादा है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा है, ट्रॉफी होगी, रैपिड फीलिंग होगी, जिसकी वजह से हमें S3 हार्ट साउंड सुनाई देगी। एंड कॉमन इन डायलेटेड वेंट्रिकल्स वही है। और इन सब के अंदर मिट्रल रिगर्गिटेशन देख लो, आयोटिक रिगर्गिटेशन देख लो, हार्ट फेलियर देख लो, थायरोटॉक्सिकोसिस देख लो, भाई सब में डायलेटेड वेंट्रिकल्स आपको दिखाई दे रहे थे मोस्टली। ठीक है, तो उसी की वजह से S3 हार्ट, S3 को भाई डायलेट के साथ याद रखना है, आपको कभी नहीं ये भूलेगा। और जो कंडीशन डायलेटेड काज करेंगी वो कंडीशन S3 हार्ट साउंड को क्रिएट करेगी। बट कैन बी नॉर्मल इन चिल्ड्रन, यंग एडल्ट, एथलीट्स एंड प्रेगनेंसी। और ये जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, यहाँ पर S3 साउंड नॉर्मल होती है। टर्बुलेंस caused by blood from left atrial mixing with the increase and systolic volume। ठीक है, वही बात होगी हमारे पास सर, वही जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है ना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पहले ही ज्यादा। देखो, अगर हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है ना, मैंने आपको यही बात बता रहा हूँ, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाला पेशेंट है, तो उसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पहले भी ज्यादा है, ऊपर से और ब्लड आ रहा है, और वो ब्लड क्या कर रहा है? टर्बुलेंस फ्लो कर रहा है। जब वो टर्बुलेंस क्रिएट करेगा वॉल्स के साथ टकरा के, तो वही बात है S3 हार्ट साउंड क्रिएट होगा। S4 की सर बता दें जरा, S4 के बारे में। S4 in late diastole, देखा, लेट डायस्टोल, दैट इज द एट्रियल किक। जब एट्रिया क्या कर, जैसे किसी को बंदे को घर से बाहर निकाल दो ना, तो वो उसके रोने की आवाज आ जाती है, तो इसी तरह समझ लें कि ये भी हमारे पास है। जब एट्रिया से रैपिडली ब्लड बड़े फोर्सफुली लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, बिकॉज ऑफ द डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट फेलियर, हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट कैन क्रिएट एट्रिक क्लिक एंड दैट इज द S4 हार्ट साउंड। टर्बुलेंस देखो, यहाँ पर भी टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस caused by the blood entering the stiffened left ventricle। देख रहे हो, स्टिफेंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो भाई यहां पर भी हमने यही बात की है कि सर आप ये देख लो, जब ये आपके पास स्टिफ हो जाएगी ना, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल स्टिफ हो जाएगी और बड़ी जोर से लेफ्ट एट्रियम को इसके अंदर ब्लड फेंकना पड़ेगा, इट कैन क्रिएट द S4 हार्ट साउंड। ठीक है जी। बेस्ट हार्ट एट एपिक्स, और ये आपको हार्ट के जो एपिक्स वाला एरिया वहां पर ज्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई देगा।
हाई एट्रियल प्रेशर associated with a ventricular non-compliance, for example, hypertrophy हो गया, consider abnormal if palpable, common in older adults। ठीक है जी, तो कह रहा है जो older adults हैं इनके अंदर हमें commonly S4 हार्ट साउंड सुनाई देती है। उसकी जब मैं आपको एजिंग पढ़ाऊंगा ना कि हार्ट के अंदर जो 70 या 80 ईयर्स ओल्ड के लोग हैं उनके अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं हार्ट के अंदर, तो उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि हाँ यार उस हर बंदा जिसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है उसमें हार्ट साउंड सॉरी स्टिफनेस हो रही है हार्ट के अंदर, उसमें S4 सुनाई देती है। एल्डर्स लोग होते हैं तो उसमें एमाइलोडोसिस मतलब एमाइलोड डिपोजिट हो जाते हैं। उसके बाद अगर सार्कोडोसिस हो जाए उसकी वजह से भी हमारे पास डैश फेलियर होता है। इसके अलावा एक मालिक्यूल होता है, मेरा भी जेन से उसका नाम लिखा है लिपोफ्यूस्किन। हाँ, लिपोफ्यूस्किन, दैट इज वेरी, यहाँ पर अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो लिपोफ्यूस्किन। सर जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, मतलब एल्डर पे लोग होते हैं, उनके अंदर ये लिपोफोस्किन ना हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब ये कोलेजन की ब्रेकडाउन से बनता है, लिपिड ब्रेकडाउन से ये ना लिपोफोस्किन एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बन जाता है बॉडी में। तो ये ना जगह जगह पर डिपॉजिट हो जाता है। जब आपके हार्ट में डिपॉजिट होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बात बताई कि जब ये आपके हार्ट के अंदर यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टिफनेस, जब स्टिफनेस होगी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट के अंदर आपको S4 हार्ट साउंड सुनाई देगी। एंड नेवर फॉरगेट अबाउट द लिपोफोस। ठीक है जी, तो ये अभी तक हमने 3 लाइनों को डिस्कस कर लिया। अब आते हैं वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। सर देखें, जब आपके पास अयोटिक वॉल है, सिंपल सी बात, ये लाइन आपको बताएगी वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। जब अयोटिक वॉल ओपन होता है, एवरीवन आई जस्ट नीड योर फोकस फॉर 2 to 3 मिनट्स। जब अयोटिक वॉल ओपन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है अयोटा की, जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकुलर जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज है। तो ये आपको नीचे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मिट्रल वाल ओपन होता है ना, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तो ये वाली लाइन क्या है, ये ऊपर हो जाती हुई हमें दिखाई देगी। तो दैट इज द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम रिलेटेड विद योर प्रेशर चेंजेस। तो ऊपर जब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज है, मतलब 120 से ज्यादा है, जब उसने बाहर फेंकना शुरू कर दिया है, जब वो ब्लड बाहर फेंक रहा है, एयोटिक वॉल ओपन है ना देखो, और उसके बिल्कुल पैरेलल नीचे देखो तो ये वॉल्यूम कम हो रहा है। एयोटिक वॉल ओपन है तो ब्लड बाहर जा रहा है, सारी बात है, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम होगा। फिर इंक्रीज कब होगा, जब मिट्रल वाल दोबारा ओपन होगा। जब मिट्रल वाल ओपन होगा दोबारा इसका वॉल्यूम ये ऐसा ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज द वॉल्यूम चेंजेस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास बच्चे आज का लेक्चर।